हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि जो कि सीटेट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो क्लास 8 हमारी स्टार्ट हो चुकी है। चैप्टर 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो ये चैप्टर है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, रूलिंग द कंट्री साइड। तो कंट्री साइड होता है एक तरह से ग्रामीण एरिया, उसको कहते हैं। तो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर असर्शन और रीज़न में आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो अगर हम सही ऑप्शन की यहाँ पर बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोनों यहाँ पर सही हैं और एक्सप्लेनेशन सही दी गई है। असर्शन दिया है कि 1765 के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट का कारीगरों और किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कारीगर उत्पादन में गिरावट और कृषि खेती ने पतन के संकेत दिखाए और 1770 में एक अकाल ने बंगाल में 10 लाख लोगों की जान ले ली। तो एक तो वैसे ही फसल कम हो रही थी, दूसरी वजह क्या रही कि अकाल और पड़ गया ऊपर से। तो कारण क्या रहा कि बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रयास था कि जितना हो सके राजस्व में वृद्धि की जाए, मतलब वो टैक्स बढ़ाने पर लगे हुए थे, और जितना हो सके महीन सूती और रेशमी कपड़े खरीदे जाएं। बंगाल में एकत्रित राजस्व का उपयोग निर्यात के लिए, माल की खरीद के वित्त पोषण के लिए किया जाता था। तो यहाँ का जो पैसा था ना, वो एक तरह से मतलब अपने उसमें लगाते थे, बिजनेस में। तो यहाँ पर जो है रीज़न जो दिया है वो भी बिल्कुल सही दिया है, दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन और रीज़न है ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड। सही ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोनों ही सही हैं। कि असर्शन दिया है 18वीं शताब्दी के अंत में कंपनी के अधिकारियों ने कृषि सुधार को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता महसूस की, और रीज़न दिया है क्योंकि अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही थी और कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में सुनिश्चित नहीं थी। तो दोनों यहाँ पर सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी असर्शन और रीज़न है। इसी तरह के क्वेश्चंस अब भी आते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि भाई असर्शन रीज़न के ही क्वेश्चन आते हैं। तो ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही ऑप्शन की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोनों ही सही है। एक्सप्लेनेशन सही है कि स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को किसानों से लचीला लगान वसूलना था और कंपनी को निश्चित राजस्व देना था। कंपनी ने जो है एक तरह से राजस्व फिक्स कर दिया था। अभी हम इस व्यवस्था के बारे में देखेंगे। परमानेंट सेटलमेंट के बारे में आपने अक्सर सुना होगा। तो ज़मींदार इसमें एक तरह से टैक्स भरते थे। और रीज़न दिया है लगान को लचीला बनाने में कंपनी ने सोचा कि ये जमींदारों को भूमि में सुधार के लिए निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। लगान लचीले से मतलब इन्होंने एक फिक्स कर दिया था अमाउंट कि भाई आपको इतना टैक्स देना है, और टैक्स जो देना है इससे इन्होंने सोचा कि भाई जमींदार जो है ना उससे कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे, उसमें ज़मीन के लिए कुछ और स्कीम्स वगैरह लेकर के आएंगे, कुछ निवेश करेंगे ज़मीन में। तो ऐसा इन्होंने सोचा था। तो यहाँ पर दोनों ही सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्थायी समझौता या फिर परमानेंट सेटलमेंट। तो यहाँ पर अब परमानेंट सेटलमेंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो, कृषि में थोड़ा सा सुधार के लिए इन्होंने सोचा कंपनी ने, तो इन्होंने क्या किया, फिर ये कंपनी 1793 में स्थायी बंदोबस्त इन्होंने लागू किया। इस बंदोबस्त में राजाओं और ताल्लुकदारों को ज़मींदारों के रूप में इन्होंने मान्यता दी, ज़मींदार बना दिए कि भाई अब तुम जो है ना, तुम किसानों से टैक्स वसूलोगे, और जो है ये फ़िक्स अमाउंट कर दिया कि भाई जैसे मतलब इतना 100 रुपये आपको देना है कंपनी को, तो ऐसे फ़िक्स कर दिया और ये परमानेंट फ़िक्स कर दिया। तो इन्होंने कहा कि किसानों से लगान वसूल लें और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा इनको सौंपा गया, और उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि जो है स्थायी रूप से तय कर दी। स्थायी मतलब परमानेंट सेट, एक तरह से तय कर दी। ये आप समझ सकते हो, इसी वजह से इसका नाम पड़ा होगा क्या, परमानेंट सेटलमेंट, क्योंकि परमानेंट फिक्स कर दी इन्होंने अमाउंट कि भाई आपको 100 रुपये देने हैं तो 100 रुपये ही देने हैं। अब चाहे इनकम ज़्यादा हो चाहे कम हो, उसकी जिम्मेदारी तुम पर है। तो ज़मींदारों को इस तरह से फिक्स कर दिया अमाउंट। तो अब ज़मींदार चाहे जैसे करके किसानों से वसूलेंगे टैक्स और कंपनी को देंगे। तो मतलब इसका क्या था स्थायी करने का, कि भविष्य में ये बढ़ाई नहीं जाएगी इसकी वैल्यू, टैक्स उतना ही रहेगा। तो अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा। इन्होंने सोचा कि भाई हमने फिक्स कर दिया अमाउंट 100 रुपये, अब हमें मिलता रहेगा इतना ही। तो 100 रुपये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि 100 रुपये फिक्स कर दिए। और ज़मींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा।
अब ये सोच रहे हैं कि भाई ज़मींदारों के पास भी पर्याप्त पैसा बचेगा, मतलब भाई हम 100 रुपये लेंगे तो उनके पास ही बचेगा, तो उनकी अगर इनकम ज़्यादा होगी तो उनको ज़्यादा पैसा बचेगा, तो उसको सुधार में लगाएंगे, भूमि सुधार में। तो उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, तो इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन में फ़ायदे में रहेंगे। ये उन्होंने सोचा कि भाई जमींदार फ़ायदे में रहेंगे क्योंकि हम टैक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे नहीं। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई? देखो, परमानेंट सेटलमेंट में किसको जिम्मेदारी सौंपी गई? जमींदारों को। अब यहाँ पर दूसरे सेटलमेंट की हम बात करेंगे, तो ये है गाँव के मुखिया को जो सौंपी गई जिम्मेदारी थी महलवारी बंदोबस्त के अंदर। तो महलवारी सेटलमेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसके बारे में अब आगे जानेंगे। महलवारी बंदोबस्त में राजस्व एकत्र करने का प्रभार किसको दिया गया था? तो वही जैसे कि वहाँ पर बात की गई थी, ग्राम प्रधान, गांव का मुखिया भी कह सकते हैं इसको आप। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इन दोनों सिस्टम से लिया गया, सेटलमेंट से। महलवारी और रेयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, सही ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ पर देखो 2 स्टेटमेंट दी गई है, मैं पढ़ देती हूँ क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं है थोड़ा सा। महलवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्ति थी, और जबकि रेयतवारी जो थी वो ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। तो पहली स्टेटमेंट ये हो गई। दूसरी है, महलवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रेयतवारी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। तो यहाँ पर देखो, रेयतवारी हम आगे देखेंगे, ये रेयतवारी के बारे में भी हमने पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की मैं बात करूँ, वैसे मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा आगे लेना था रेयतवारी की प्रथा के बाद, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं कंफ्यूज हो गई उससे स्थायी बंदोबस्त से। तो स्थायी बंदोबस्त जो है वो थोड़ा डिफरेंट है इससे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। दोनों जो हैं 2 राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर असर्शन दिया है और रीज़न दिया है इसका। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त और महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत करी, ये बात सही है। तर्क दिया है कि कृषि प्रथाओं, विशेष रूप से सिंचाई प्रणाली में सुधार के लिए इन बंदोबस्तों की आवश्यकता थी, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। अब देख लेते हैं यहाँ पर महलवारी सिस्टम के बारे में। तो स्थायी बंदोबस्त जो था उसको बदलने की ज़रूरत थी। जैसा कि हमने देखा भाई, ज़मींदार जो हैं, ज़मींदारों को सोचा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि भाई वो एक तरह से हमने टैक्स फिक्स कर दिया, तो वो जो है एक तरह से क्या करेंगे, हमें उतना ही टैक्स देंगे जितना हमने फिक्स कर दिया है, बाकी उनको अगर ज़्यादा आमदनी होगी तो उससे वो फ़ायदे में रहेंगे। लेकिन हुआ क्या था उस सिस्टम में कि जैसे कभी अकाल पड़ जाता था तो किसानों के पास पर्याप्त पैसा होता नहीं था, तो किसान मतलब ज़मींदारों को देने के लिए, और ज़मींदारों का प्रेशर रहता था उन पर। इसके अलावा जो कंपनी है उसने टैक्स भी ज़्यादा फिक्स किया हुआ था, जिससे ज़मींदारों को जो है वो चुकाया नहीं जा रहा था वो टैक्स, मतलब तो वो ऐसा सिस्टम था, वो फेल एक तरह से होता दिखाई दे रहा था, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम थी उसमें, तो उसको बदलने की ज़रूरत थी। तो कंपनी को प्रशासन और व्यापार के अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अधिक धन की ज़रूरत थी। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में, जो कि अब अधिकांश भाग उत्तर प्रदेश में आएगा, तो होल्ट मैकेंजी ने एक वैकल्पिक प्रणाली पेश की जिसे महलवारी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो 1822 में शुरू हुआ था। देखो, कहीं पर आपको महलवारी दिखेगा, कहीं पर महलवारी दिखेगा, तो ध्यान रखेंगे। तो मैकेंजी के आदेशों पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया और ज़मीन की जांच की, खेतों को मापा, विभिन्न समूह के रीति रिवाजों को दर्ज किया। तो गांव के एक एक खेत का अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया। तो देखो, इन्होंने खेतों का हिसाब करके ना एक तरह से ग्राम समूह को ही जिम्मे दे दिया, मतलब ग्राम का समूह बना दिया, या तो हर एक गांव का, जैसे कोई बड़ा गांव था तो उसी का जिम्मा दे दिया, या तो फिर ग्राम समूह जैसे छोटे छोटे गांव थे तो उनको समूह बना दिया, तो उसका हिसाब लगाया था भाई कितना टैक्स बनेगा। तो इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया भाई, परमानेंट सेट नहीं किया, परमानेंट सेटलमेंट की तरह इन्होंने इसको अमाउंट को फिक्स नहीं किया, बल्कि उसे समय समय पर संशोधन करने की गुंजाइश रखी कि भाई अगर इसमें एक तरह से अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को दिया गया। तो अभी हम 2 सेटलमेंट देख लिए है। एक तो परमानेंट सेटलमेंट जिसमें जिम्मेदारी जो टैक्स वसूलने की किसकी दी गई थी,
जमींदारों को और जमींदारों को ही कंपनी को टैक्स देना था। दूसरा हमने देखा कि गांव के समूह का टैक्स जो है एक तरह से जो गांव का प्रधान था वो लेता था या फिर एक गांव का लेता था और उससे फिर कंपनी को मिलता था। तो ये थे दो सिस्टम सेटलमेंट। तो आगे हम देखेंगे दूसरा और सेटलमेंट। देखो महल क्या है, महल से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। महल है ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। तो ये एक गाँव या गाँव के समूह होती थी महल। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा महलवारी प्रथा, क्योंकि गांव के समूह या फिर गांव के लिए ये वर्ड यूज़ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में अजर्शन और रीज़न दिया है, सही ऑप्शन यहाँ पर चुने। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन सही दी गई है। तो रीड और मुन्नो ने तर्क दिया कि दक्षिण में सीधे किसानों के साथ ही बंदोबस्त करना चाहिए। ये बात सही है। रीड और मुन्नो को लगता था कि दक्षिण में उत्तर से भिन्न कोई पारंपरिक जमींदार नहीं थे। अब जैसे उत्तर भारत में ये क्या कौन सी प्रथा थी हमारी, परमानेंट सेटलमेंट, जिसमें जमींदार जो है टैक्स कलेक्ट करते थे, कंपनी को देते थे। तो ऐसा सिस्टम दक्षिण में नहीं था, दक्षिण में इस तरह के जमींदार नहीं थे। तो इन्होंने सोचा कि भाई किसानों के साथ ही डायरेक्ट सेटलमेंट करते हैं, ये सबसे अच्छा सिस्टम रहेगा। तो अब ये हमारी तीसरी व्यवस्था निकल करके आती है। दो व्यवस्थाएं हम पढ़ चुके हैं, ये तीसरी है। तो अभी आगे देखते हैं इसके बारे में भी। तो ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाई जाने लगी। तो जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट नॉर्थ इंडिया में था, ये साउथ इंडिया में चला, तो जिसे कि रेयतवार या फिर रेयतवारी का नाम दिया गया। तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। भाई टीपू सुल्तान से जो इन्होंने एरियाज जीत लिए थे ना, कब्जे में ले लिए थे, तो उनमें इस सेटलमेंट को इन्होंने ट्राई करके भी देख लिया। तो टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित भी किया, मतलब इसके बाद इन्होंने विकसित किया इसको। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, तो इसलिए उन्हें सीधे किसानों से ही, किसान कहते थे, मतलब रेत जो कहते थे ना, किसानों को कहते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा रेयतवारी प्रथा। तो इससे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं, और ये सिस्टम इन्हें सही लगा। तो राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। तो मुंडो को मानना था कि अंग्रेज़ों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। तो एक तरह से इन्होंने थोड़ा सही ये सेटलमेंट स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अजर्शन और रीज़न दिया है, सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, पहला सही है, दूसरा गलत है। 17वीं शताब्दी तक उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के कई हिस्सों में नील के बागान शुरू हो गए थे, तो ये यहाँ पर सही है। और दूसरा यहाँ पर रीज़न जो दिया गया है कि भारतीय नील की मांग और प्रतिस्पर्धा के कारण यूरोपीय उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर नील की आयात पर प्रतिबंध लगाने और विकल्पों की तलाश करने के लिए दबाव डाला। यहाँ पर सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है। 17वीं शताब्दी तक कई यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने नील की खेती शुरू कर दी थी। इस संदर्भ में सही ऑप्शन चुने। तो किसने कहाँ पर शुरू करी थी, यहाँ पर सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट, पहले को हम फोर्थ से मिला देंगे। फ्रेंच ने शुरू करी थी कैरेबियन द्वीप में, और बी यानी पुर्तगालियों ने शुरू करी थी ब्राज़ील में, अंग्रेज़ों ने जमैका में, और स्पेनिश ने वेनेजुएला में। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस चीज़ के बारे में देखो, इंडियन इंडिको जो था ना, भारतीय नील जो था, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। उसका रीज़न था कि नील से बहुत चमकदार नीला मिलता था, तो एक बोर्ड भी हम वो यूज़ करते थे। जैसे ये हमारा नील जो है जिस पौधे से मिलता था, इसी तरह से वहाँ पर भी एक पौधा था बोर्ड नाम का, जिससे मिलने वाला रंग जो था ना बेजान और फीका होता था। तो ये ज़्यादा इसकी डिमांड इसलिए बढ़ी भारतीय नील की, क्योंकि इससे बहुत बढ़िया रंग मिलता था, एकदम चटक नीला। तो 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी किया। तो स्टेटमेंट वहाँ पर गलत दी गई थी, जो सेकेंड थी। तो उन्होंने कहा कि बैन करने के लिए सरकार पर दबाव डाला, तो ढील देने के लिए कहा था, ना कि बैन करने के लिए। तो जगह यहाँ पर दी हुई है कि कहाँ कहाँ शुरू हुआ ये नील की खेती, जो कि हमारे उसमें दी गई थी। मैच ऑफ द फॉलोइंग देखा हमने। तो कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसियों ने स्टार्ट करी, ब्राज़ील में पुर्तगालियों ने, जमैका में ब्रिटिशर्स ने यानी कि अंग्रेज़ों ने, और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग जो है नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा निज सिस्टम से है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, बी और सी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर बी और सी जो है वो निज प्रणाली में
बागान मालिक या तो ज़मीन खरीदता था या अन्य ज़मींदारों से किराए पर लेता था और सीधे किराए के मज़दूरों को रोज़गार देकर नील का उत्पादन करता था। तो ये सिस्टम था इसके पास, भाई ज़मीन लेता था या तो फिर किराए पर लेता था, मतलब खरीदता था। तो नीच की खेती में बोने वालों को बड़ी संख्या में हाथों, कई हल और बैलों की आवश्यकता होती थी। तो मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं बहुत सारे उपकरणों की भी ज़रूरत पड़ती थी इसमें, नील की खेती में, नीच की खेती में। नीच मतलब एक तरह से नीच सिस्टम जो है नील से ही जुड़ा हुआ है, अभी देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान किसानों के लिए इंडिगो की खेती की नीच प्रणाली की अपनी समस्याएं थी। उन्हें निम्नलिखित में से कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा जो नीच प्रणाली का परिणाम थी? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, नील कारखाने के आसपास रहने वालों को अपनी ज़मीन से हटवा दिया गया। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। नील की खेती की जो है ना, दो मुख्य प्रणालियाँ थी, एक तो थी निज और एक थी रेती। तो दो प्रणालियाँ थी नील की खेती करने की। तो निज की खेती में क्या था कि बागान मालिक ने उस भूमि में नील का उत्पादन किया जिसे वह सीधे नियंत्रित करता था। अब देखो, सीधे नियंत्रित करता था तो उस ज़मीन को वो तो या तो खरीदता था या तो फिर किराए पर लेता था। तो किराए पर वो ज़मींदारों से भी लेता था और ख़रीदता भी था। तो ज़मींदारों के पास होती थी ना, ज़मींदार होते थे मालिक ज़मीन के, तो भाड़े के मज़दूरों को सीधे नियोजित करके उत्पादन करता था वो, मतलब किराए पर रखता था लेबर को और उनसे काम करवाता था। रेती में क्या होता था कि नील की खेती के अनुबंध आधारित प्रणाली, जहाँ बागान मालिक किसानों को एक समझौते के तहत काम करने के लिए मजबूर करते थे, एक तरह से फोर्स करते थे काम करने के लिए। तो यहाँ पर जो बागान मालिक होता था ना, वो किसानों को समझौता साइन करवाता था, किसान अपनी मर्ज़ी से करें या तो फिर ज़बरदस्ती मजबूरन करें। तो मतलब एक तरह से ज़बरदस्ती वाली हम कह सकते हैं ये नील की खेती होती थी। तो दो प्रणालियाँ थी इस नील की खेती की कुछ इस तरह की। तो यहाँ पर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी इस निज कल्टीवेशन में, निज प्रणाली जो थी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो एक तो उपजाऊ भूमि का अभाव था, तो मतलब निज कल्टीवेशन यानी निज खेती जो होती थी उसके साथ समस्याएं थी। तो क्योंकि किसान जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से नहीं करते थे इस खेती को। अब देखो, जैसे कि हमने देखा बागान मालिक जो है फोर्सफुली जो है करवाते थे, तो फोर्सफुली एक तरह से ज़्यादातर किसान करते थे इसको। तो उसके रीज़न भी थे क्यों नहीं करते थे खेती। तो एक तो उपजाऊ भूमि का अभाव था, उपजाऊ भूमि नहीं थी, पहले से घनी आबादी थी, मतलब पहले ही घनी आबादी थी, और ज़मीन अधिग्रहण को लेकर विवाद और तनाव रहता था कि भाई जो आसपास के लोग थे ना उनको ज़मीन वहाँ से छोड़नी पड़ती थी जहाँ पर ये फैक्ट्री लगाई जाती थी इसकी। और कार्यकर्ताओं को जुटाना आसान नहीं था, संचालित करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी, और आमतौर पर आवश्यकताएं जब आती हैं तब किसान अपनी चावल की खेती में व्यस्त होते हैं। तो मतलब जो खेती होती थी ना निज की, तो उस टाइम पर चावल की फसल भी होती थी, तो दोनों साथ साथ वो चावल की फसल में ज़्यादा बिजी होते थे, नील की खेती को इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं थे। सॉरी, मैंने फैक्ट्री गलत बोल दिया, फैक्ट्री नहीं, सॉरी, खेत होता है, तो ध्यान रखेंगे। तो हल और बैलों की कमी, अब क्योंकि खेती के लिए हर सारी चीज़ें चाहिए ना, खेत की जुताई भी करनी पड़ेगी। निवेश और ख़रीदारी भी एक बड़ी समस्या थी, भाई निवेश कौन करेगा, क्योंकि भाई जो खेती करनी है उसके लिए कुछ पूंजी भी तो लगानी पड़ेगी ना, ऐसे तो है नहीं ना हम खेती ऐसी कर लेंगे फ्री में। तो ख़रीदारी भी एक बड़ी समस्या थी और निवेश भी। तो चावल के खेतों पर उनके हल और बैलों के बाद से किसानों की आपूर्ति एक समस्या थी, तो किसान नहीं मिलते थे उनको, और हल और बैल नहीं मिलते थे क्योंकि वो भाई चावल की अपनी खेती में बिजी रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील की खेती करने वालों और नील विद्रोह की समस्याओं पर यहाँ पर असर्शन दिए हैं और रीज़न दिए हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। दोनों यहाँ पर सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं दी गई है। कहा है कि 1859 में बंगाल के रैयत नील की खेती से इनकार करते हुए विद्रोह कर उठे। तो विद्रोह कर उठे, अब क्योंकि देखो ज़बरदस्ती उनसे करवाई जा रही थी खेती, विद्रोह कभी ना कभी तो करते ही, तो असर्शन दिया गया है ये। और लेकिन रीज़न इसका क्या दिया है कि वे ज़मींदारों द्वारा उन पर किए जा रहे अत्याचारों से थक चुके थे। तो बात तो दोनों सही है, देखो ज़मींदार तो अत्याचार करते ही थे, लेकिन इसका कनेक्शन नील की खेती से नहीं है। नील की खेती में विद्रोह किसके खिलाफ कर उठे थे? बागान मालिकों के खिलाफ, ना कि ज़मींदारों के खिलाफ। तो इसी वजह से इन दोनों स्टेटमेंट में कनेक्शन नहीं है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो आगे बढ़कर देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो ये जो एक तरह से नील विद्रोह के नाम से जानी जाती हैं घटनाएं, जब नील की खेती से किसानों ने मना कर दिया। तो मार्च 1859 में बंगाल के हज़ारों रैयतों ने यानी किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। अब भाई इनकार कर दिया तो विद्रोह हो जाएगा, विद्रोह एक तरह से कर दिया इन्होंने किसानों ने। तो जैसे जैसे विद्रोह फैला
तो किसानों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी मना कर दिया। भाई जो लगान उन्हें दिया हुआ था कि भाई तुम्हें इतना टैक्स देना है, तो बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया गया कि भाई अगर तुम इन बागान मालिकों के लिए काम करोगे ना तो तुम्हें हम अपने समाज से अलग कर देंगे, तुमसे कोई मतलब नहीं रखेगा। तो बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले जो गुमाश्ता थे, गुमाश्ता कहते थे इनको, एजेंटों की पिटाई भी की गई। तो ऐसा इन्होंने किया। तो इसके आगे और भी हैं चीज़ें। क्या है कि 1859 में नील रैयतों को लगा, नील के जो किसान थे, कि भाई बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जो ज़मींदार हैं, लोकल जो ज़मींदार हैं और मुखिया हैं, उनका समर्थन मिल सकता है। तो कैसे मिल सकता है कि भाई जो बागान मालिक है वो इन ज़मींदारों के भी दुश्मन थे, अब किसानों के भी दुश्मन थे। अब आपने सुना होगा ये कहावत कि भाई दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है। तो वैसे ही ये सोचने लगे ऐसे ही कि भाई दोनों की दुश्मनी है तो आपस में मिल जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। तो वो जो स्टेटमेंट थी ना कि विद्रोह कर दिया किसानों ने क्योंकि ज़मींदारों के अत्याचारों से तंग आ चुके थे, तो दोनों अलग अलग है, सही हैं वो, लेकिन दोनों कनेक्टेड इसलिए नहीं है क्योंकि ज़मींदारों ने इस विद्रोह में इनका सपोर्ट किया था जो बागान मालिकों के खिलाफ इन्होंने किसानों ने किया था। तो बहुत सारे गाँव में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत करवाए गए थे, तो मतलब मुखिया मतलब वही मुखिया हैं ज़मींदार, तो उनसे बागान मालिकों ने साइन करवाए थे। और उन्होंने ही क्या किया, वही जो मुखिया थे जिनसे साइन करवाया था, ज़मींदारों से साइन करवाया था, तो उन्होंने ही क्या किया ना, नील किसानों को इकट्ठा किया और बगावत के लिए उकसाने लगे कि भाई बगावत करो, विद्रोह करो। तो तभी जो बागान मालिक है ना वो यहाँ से जाएंगे। तो ज़मींदार भी परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे। अब जैसा कि हमने देखा था ना, बागान मालिक या तो किराए पर लेते थे ज़मीन या तो फिर खरीदते थे, तो वो ज़मींदारों से तो लेते थे। तो ज़मींदारों को लग रहा था कि भाई इनका कब्ज़ा जमता जा रहा है, हमारी तो पकड़ मतलब छूटती जा रही है और इनकी पकड़ मजबूत होती जा रही है बागान मालिकों की। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।